हेलो, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टीएमसी नॉलेज में। आज हम लोग बात करेंगे जो प्रैक्टिस सेट आया हुआ है क्लास 1 to 5 के लिए जो ये शिक्षक नियुक्ति परीक्षा जो होने वाली है, तो उसके लिए एक सेट आया हुआ है प्रैक्टिस सेट मार्केट में। तो उसके लिए हम आपको कुछ सेट दे रहे हैं। मतलब ये प्रैक्टिस सेट नहीं है, बल्कि प्रैक्टिस सेट करने से पहले उसमें कुछ क्वेश्चन जो हैं वो क्लास 3 से 5 और 6 से 8 का जो मतलब सामग्री है, बिहार विद्यालय का जो सिलेबस है, बिहार विद्यालय यानी कि बिहार के स्कूलों में जो सिलेबस चल रहा है। तो चूँकि नियमावली में ये बात कही गई है कि जो सिलेबस में जो चीज़ें पढ़नी है उसी के आधार पे आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसमें कक्षा 3 से 5 और 6 से 8 का जो सामाजिक विज्ञान का जो सामग्री है जो स्कूलों में पढ़ाई जाती हैं, तो उसके आधार पर एक प्रैक्टिस सेट आया हुआ है। तो प्रैक्टिस सेट हम करेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, कुछ अच्छे काफ़ी प्रश्नों का, बढ़िया प्रश्नों का एक संग्रह है। तो हम उस पर पहले कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं, उसके बाद से कल से हम लोग प्रैक्टिस सेट भी उसका देखेंगे। तो आइए उसे शुरू करते हैं। इसमें पहला जो प्रश्न है, और रही बात की जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो हम लोग देख रहे थे, तो प्रीवियस ईयर का पेपर अभी 2-4 बचे हुए हैं, लेकिन हमने सोचा कि प्रीवियस ईयर का पेपर तो हम धीरे से बीच में कर लेंगे। ऐसे हमने 4-5 प्रीवियस पेपर को तो देखा ही है, लेकिन इसको भी देखना ज़रूरी है, क्योंकि मार्केट में बहुत सी किताबें आ रही हैं, समय भी काफ़ी कम हो चला है। तो इस तरीके से इसको इसमें देखना ज़रूरी है। उसके बाद से बाकी जो बचेगा प्रैक्टिस सेट या अन्य जो भी मटेरियल होगा, हम उसको जल्द लेकर आएंगे। करंट अफेयर भी उसमें होगा। तो इसमें देखिए पहला जो प्रश्न है, तो देखिए ये सब जो प्रश्न हैं वो इसमें लिखा हुआ है कि क्लास 3 से 5 और 6 से 8 जो पाठ्य सामग्री है जो बिहार के स्कूलों में जो चल रहा है अभी, तो उसी के आधार पर इस प्रश्नों को तैयार किया गया है। तो इसमें आपको हमें 75-76 प्रश्नों का एक सेट दे रहे हैं। ये सब सेट ये प्रैक्टिस सेट नहीं है, बल्कि प्रश्नों का एक संग्रह है, और प्रैक्टिस सेट हम जस्ट इसके बाद देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें पहला जो प्रश्न है, देखिए ये जो है पर्यावरण और विज्ञान से संबंधित सारे प्रश्न होंगे। देखिए इसमें पहला प्रश्न है कि जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर नियमित रूप से उगाए जाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? अनाज, फसल, कृषि या फिर खेती? तो इसका सही जवाब है कि उसे फसल कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न होगा, राइजोबियम नामक जीवाणु किस फसल की जड़ में पाए जाने वाले ग्रंथियों में उपस्थित होते हैं? तो हम जानते हैं कि जो राइजोबियम नामक जो जीवाणु है वो दलहनी जो फसलें होती हैं, यानी कि उसमें क्या होता है कि उसकी जड़ों में पाए जाते हैं, और ये नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाते हैं, यानी कि जो फलीदार फसल है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न होगा, ग्रीष्म ऋतु में लगाई जाने वाली फसल कौन सी है? तो ग्रीष्म ऋतु में जो फसल लगाई जाती हैं, इसका सही जवाब है, इसको कहते हैं जायद फसल, यानी कि ऑप्शन सी। कौन सा जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ है? दाल, शहद, फल या फिर चावल? तो जंतुओं के द्वारा कौन सा खाद्य पदार्थ हमें मिलता है? तो इसका सही जवाब है, इसमें हमें शहद मिलता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, इनमें कौन सा रेशेदार फसल है? रेशेदार फसलों के बारे में जानना है कि कौन से रेशेदार फसल है, यानी कि तो इसमें सही इसका जवाब है, रेशेदार फसल में कौन आता है? देखिए ऑप्शन दिया हुआ है सूर्यमुखी, कपास, चना या फिर गेहूँ। तो इसका सही जवाब है, इसमें कपास इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, फसल चक्रण से मिट्टी की उर्वरता पर क्या प्रभाव पड़ता है? फसल चक्रण जानते हैं कि इसमें खेतों को मतलब नेक्स्ट सीज़न में एक फसल करने के बाद से अगले सीज़न में उसको कहा जाता है कि उसको परती छोड़ देना चाहिए। इससे क्या होती है कि मिट्टी की गुणवत्ता बनी रहती है और फसलों का उत्पादन अधिक होता है। तो फसल चक्रण से मिट्टी की उर्वरता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका सही जवाब है कि वो बढ़ जाती है, यानी कि मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये इसका सही जवाब है कि इसको कहते हैं भंडारण करना, यानी कि इसका सही जवाब है इसका सी, यानी कि जुताई कहते हैं इसको। मिट्टी को उलटने पलटने और पोला करने की जो प्रक्रिया होती है। अगला है दानों को भूसे से अलग करना क्या कहलाता है? जो फसलों के जो दाने होते हैं, तो उसमें चूँकि भूसे भी होते हैं, तो जो हम दौनी करते हैं तो इसमें
फसलों के जो दाने प्राप्त होते हैं और उसमें जो भूसे लगे रहते हैं तो उसको अलग करना क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब है कि उसको थ्रेसिंग कहते हैं, यानी कि उसको दौरी, जो हम लोग दौनी कहते हैं, थ्रेसिंग। इनमें कौन सा खरपतवार का उदाहरण है? मसूर, गाजर घास, जूट या फिर तीसी। तो इसमें बताना है कि खरपतवार क्या होते हैं। खरपतवार क्या होता है कि फसलों के साथ कुछ अवांछनीय जो पौधे उग जाते हैं जो मुख्य फसल को काफ़ी हानि पहुंचाते हैं। सारे ये सब 8 क्लास के सिलेबस का है। तो इसको क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं, ये गाजर घास कहा जाता है उसे। अगला प्रश्न है, इनमें खरीफ फसल का उदाहरण कौन सा है? गेहूँ, आलू, राई, सोयाबीन। तो इसमें खरीफ फसल बताना है तो ये सोयाबीन इसका सही जवाब है, सोयाबीन। बाकी देखिए ये सब जो है कि ये रबी फसलों के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, फसलों से अनाज को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कटाई, ओसाई, दौनी या फिर भंडारण। तो इसका सही जवाब है दौनी, यानी कि इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, अगला है, ऋतु के आधार पर निम्न में से कौन फसल सबसे कम प्रचलित है? खरीफ, रबी, जायद या फिर मिश्रित। तो इसमें ऋतु के आधार पर सबसे जो कम प्रचलित जो फसल है वो है मिश्रित फसल, यानी कि इसका ऑप्शन, इसका डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, शैल कणों और ह्यूमस के मिश्रण को क्या कहते हैं? शैल कण और ह्यूमस के इसके मिश्रण को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है, इसको बजरी कहा जाता है। और अगला है कि उतरने में सहायता करने वाले दांत निम्न में से कौन है? हम जानते हैं कि दांत 4 प्रकार के दांत जो होते हैं कि वो मनुष्य के मुख में यानी कि पाए जाते हैं। तो कुतरने में सहायता करने वाले दांत निम्न में से कौन है? ये प्रश्न है। तो इसमें जो कृंतक होते हैं वो काटने यानी कि कुतरने का काम करते हैं, यानी कि कृंतक इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में कौन फलदार फसल है? नींबू, धान, गेहूँ या फिर ज्वार। तो इसका सही जवाब है नींबू जो है कि वो फलदार फसल है, यानी कि इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है कि निम्न विकल्पों में कौन सिंचाई के लिए जल का स्रोत नहीं है? साइफन, तालाब, नदी या इसमें एक और ऑप्शन दिया हुआ है, आप उसको भी देख लीजिए, इसमें है झील। तो ये कह रहा है कि सिंचाई के लिए जल का स्रोत कौन नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन है ए। नेक्स्ट है, 1 लीटर जल जिसका तापमान 0 डिग्री सेल्सियस हो तो तथा 1 लीटर जल जिसका तापमान 40 डिग्री सेल्सियस हो को आपस में मिला दें तो पूरे जल का तापमान कितना हो जाएगा? तो इसका सही जवाब है, इसका ये हो जाएगा 10 और 40 के बीच, 10 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है, वर्मी कंपोस्ट में क्या प्रयोग में आता है? ये वर्मी कंपोस्ट जो ये खाद होता है, बरसेम, लैंचा, केचुआ या फिर ग्वार। इसका सही जवाब है कि ऑप्शन इसका सी सही जवाब है, यानी कि केचुआ इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, वे पदार्थ जो आपस में ऊष्मा को आसानी से गुजरने देते हैं क्या कहलाते हैं? तो ये आप देखिए जानते हैं कि जो सुचालक जो होते हैं, चालक या सुचालक, वैसे पदार्थ होते हैं जो जिनसे होकर के ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक या उसमें आसानी से गुजर जाती हैं, यानी कि इसका ऑप्शन है चालक। इसको सुचालक भी कहते हैं। कुचालक होता है वैसे पदार्थ जो अपने में से ऊष्मा को आसानी से नहीं गुजरने देते हैं। अर्धचालक में क्या होता है कि इसमें कुछ ही ऊष्मा का कुछ अंश ही वो प्रवाहित होता है, इस तरीके से। और नेक्स्ट है, मनुष्य में जीवाणु द्वारा होने वाला एक सामान्य रोग कौन सा है? जीवाणुओं के द्वारा यानी कि बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? इसका सही जवाब है टाइफाइड। अगला है, डेंगू परजीवी का वाहक निम्न में कौन है? डेंगू परजीवी जो डेंगू जिससे होता है उसका वाहक निम्न में से कौन है? मादा एडिस मच्छर, घरेलू मक्खी, मादा एनोफिलिस मच्छर या फिर कॉकरोच। इसका सही जवाब है कि मादा एडिस मच्छर जो होता है वो डेंगू का वाहक होता है, यानी कि इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, मनुष्य में वायरस द्वारा होने वाला एक सामान्य रोग कौन है? टाइफाइड, पोलियो, मलेरिया। तो इसका सही जवाब है पोलियो जो है वो वायरस से फैलने वाला रोग है। और अगला है कि मलेरिया रोग किस जीव के काटने से होता है? मकड़ी, मच्छर, मधुमक्खी या फिर घरेलू मक्खी। तो ये जो होता है वो मच्छरों के काटने से होता है, यानी कि इसका ऑप्शन बी सही है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इसमें 2 कॉलम दिए हुए हैं और इसमें देखना है कि कॉलम ए से कॉलम 2 को मिलान करना है। इसमें कॉलम 1 में दिया हुआ है कि गहरे रंग के कपड़े पसंद करते हैं
समुद्री समीर बहने का समय, हल्के रंग के कपड़े पहनने का समय और थल समीर चलने का समय। इधर जो है कि इसके जवाब दिए हुए हैं चारों ऑप्शन के। आपको सही मिलान करना है, देखना है कि इसमें से कौन जो है कि उसमें मिलान करना है कि इसमें कौन सा जो कूट दिया हुआ है, यानी कि इसमें उसको देखना है कि कौन सा कूट इसमें सही है। अब देखिए इसमें दिया हुआ है कि पहला है कि गहरे रंग के कपड़े पसंद करते हैं। तो ये गहरे रंग का कपड़े हम कब कब पसंद करते हैं, तो ये जो होता है कि हम सर्दी के समय में गहरे रंग का कपड़े पहन सकते हैं, क्योंकि उस समय हमको सर्दी लगती है। हम जानते हैं कि गर्मियों के दिनों में हम गहरे रंग के कपड़े पहनते हैं तो उससे हमें काफ़ी गर्मी का एहसास होता है, तो गर्मियों में सफ़ेद रंग का कपड़ा अच्छा रहता है। समुद्री समीर बहने का जो समय है, ये देखिए ऑप्शन बी में जो दिया हुआ है, तो ये सही समय है इसका कि दिन में। और सी जो दिया है कि हल्के रंग के कपड़े पहनने का समय क्या है, तो इसमें हल्के रंग का कपड़े जो पहनने का सही समय है वो है गर्मियों में, और थल समीर चलने का जो समय होता है वो होता है ये गर्मियों में ही ये दिया हुआ है। तो इस सॉरी इसका ये 3 होगा, रात में चलता है ये थल समीर। तो इस तरीके से इसका सही जो कूट है इसमें, इसका बी इसका जो ऑप्शन है वो सही है, यानी कि बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पौधों के पत्तों के रस का उपयोग मलेरिया और डेंगू के उपचार में किया जाता है। देखिएगा थोड़ा सा प्रिंट साफ नहीं आया है, लगता है कि जो पीडीएफ बनाते समय थोड़ी सी मिस्टेक हो गया है। निम्न में से किस पौधे के पत्तों के रस का उपयोग मलेरिया और डेंगू के उपचार में किया जाता है, तो इसका सही जो जवाब है वो है ए, यानी कि गिलोय का ये जो पत्ते होते हैं, तो गिलोय पत्तों के रस का उपयोग जो है कि इनके उपचार में किया जाता है। गिलोय जो है काफ़ी एक तरह से कहें कि वनस्पति एक तरह से है, पौधा है जो काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, बुखार, मलेरिया, डेंगू के लिए सबसे उपयुक्त होता है। और आपके आसपास ये होगा भी, बहुत लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती है, ऐसे इसका यूज करना अच्छा रहता है। अगला है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में किस पहले प्रतिजैविक यानी कि पहले एंटीबायोटिक की खोज की थी। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे वो पेनिसिलिन का खोज किए थे। ये प्रश्न हम लोग पिछले सेट में भी प्रीवियस ईयर में भी मिला हुआ था। नेक्स्ट है कि निम्न में कौन प्रतिजैविक के उदाहरण है। पेनिसिलिन, ये है स्ट्रेप्टोमाइसिन, और यह है टेट्रासाइक्लिन, और उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब है पेनिसिलिन जो है कि ये एक प्रतिजैविक है, यानी कि एंटीबायोटिक है। अगला है कि पैकेटों थैलियों में आने वाले दूध को ख़राब होने से बचाने के लिए क्या किया जाता है। किण्वन, पाश्चुकरण, भंडारण या फिर नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो इसका सही जो जवाब है कि पैकेट में जो दूध आते हैं उसको ख़राब होने से बचाने के लिए उसका पाश्चुकरण होता है, यानी कि पाश्चराइजेशन होता है। सूक्ष्मजीव के उदाहरण निम्न में से कौन है, ये अगला प्रश्न है। तो सूक्ष्मजीव जो है कि वो उपरोक्त सभी जो है कि इसमें से चारों ऑप्शन जो है कि सूक्ष्मजीवों के उदाहरण हैं। अगला है कि सूक्ष्मजीव क्या हैं। तो देखिए इसका जो सही जवाब है, ऑप्शन चूँकि ज़्यादा है, टाइम कम करने के लिए देखिए बता रहा है आपको कि सूक्ष्मजीव क्या हैं। तो इसका सही जवाब है कि इसमें ऑप्शन जो बी है कि जिन्हें हम आँखों से देख नहीं सकते हैं उन्हें ही सूक्ष्मजीव कहते हैं, यानी जिसे देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ता है। जिन्हें हम यंत्र की सहायता से नहीं देख सकते हैं, पहला ऑप्शन है। और जिन्हें हम आँखों से नहीं देख सकते हैं, यंत्र की सहायता से तो हम देख ही सकते हैं उसे, नंगी आँखों से हम उसे नहीं देख सकते हैं, यानी कि इसलिए इसका ऑप्शन बी सही है। अगला है कि किस सूक्ष्मजीव में सजीव व निर्जीव दोनों के गुण पाए जाते हैं। जीवाणु, कवक, विषाणु या प्रोटोजोआ। तो इसका सही जवाब है कि इसका सी जो ऑप्शन है, यानी कि विषाणुओं को हम जो वायरस होते हैं उनको, उसमें जो है कि सजीव और निर्जीव दोनों के गुण पाए जाते हैं। अगला है कि निम्न में, अगला प्रश्न होगा कि सूक्ष्मजीवों को कौन कौन से वर्ग में बांटा गया है। जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब है कि उपरोक्त सभी उसका सही जवाब होगा कि सूक्ष्मजीवों को इन वर्गों में बांटा गया है। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सा विटामिन जल में घुलनशील नहीं है। देखिए ये प्रश्न आया हुआ था, उस समय भी हम बताए थे कि आपको कि WBC याद रखेंगे, यानी कि W फिर वाटर होता है, W का मतलब, और B और C, मतलब कि B और C जो है कि जल में घुल जाते हैं। बाकी इसके अलावा जो भी विटामिन है वो जल में नहीं घुलता है, यानी कि इसका ऑप्शन B और C नहीं होगा, क्योंकि ये जल में घुलनशील है B और C। विटामिन A, विटामिन B12,
तो इसका सही जवाब है ए, क्योंकि विटामिन ये जो B12 है विटामिन बी का ही एक रूप है, इसलिए ये भी जल में घुलेगा, यानी कि विटामिन ए नहीं घुलेगा जल में, ये वसा में घुलनशील होता है। सूक्ष्मजीव कितने प्रकार के होते हैं? 3, 4, 5 या फिर 2? तो सूक्ष्मजीव जो होते हैं वो ये 4 प्रकार के होते हैं। इसका ऑप्शन है, ऑप्शन इसमें बी सही हो जाएगा, 4 प्रकार के। और नेक्स्ट है, निम्न में एक कोशिकीय जीव कौन है? अमीबा, गाय, स्टारफिश या फिर मनुष्य? तो ये जानते हैं कि जो अमीबा होता है वो एक कोशिकीय जीव होता है। अगला है कवक क्या है? कवक एक प्रकार के पौधे हैं, बहुकोशिकीय हैं या फिर सूक्ष्म जीव हैं या फिर उपरोक्त सभी? तो कवक क्या है? ये आपका सही जवाब है इसमें उपरोक्त सभी, यानी कि इसमें एक प्रकार के पौधे हैं जो बहुकोशिकीय होते हैं, सूक्ष्म जीव भी हैं, यानी कि इसका ऑप्शन डी सही है। गाय में देखिए इसमें दिया हुआ है कि गाय में खुरपक्का और मुंहपक्का रोग जो है वो किससे होता है? तो गाय में खुरपक्का और मुंहपक्का रोग जो होता है वो इसका ऑप्शन वायरस के द्वारा होता है, यानी कि इसमें ऑप्शन इसका बी सही है, वायरस के द्वारा। अगला है जीवाणु किस प्रकार के जीव होते हैं? एक कोशिकीय जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव, सर्वत्र पाए जाने वाले जीव या फिर उपरोक्त सभी? तो इसका सही जवाब है कि ये सभी होते हैं, यानी इनमें जीवाणुओं में सभी प्रकार के गुण होते हैं। अगला है कि मजबूत रेशे जिनका उपयोग पैराशूट तथा चट्टान पर चढ़ने हेतु रस्सी बनाने में किया जाता है क्या है? रेयान, नायलन, पॉलिस्टर या फिर एक्रिलिक? देखिए ऐसा प्रश्न है, ये पिछले हम लोग जब प्रीवियस कर रहे थे प्रीवियस पेपर, तो उसमें भी ये सब मिले हुए हैं। हमने बताया था व्याख्या क्रम में कि जो इसका जो मजबूत रेशे होते हैं जिनका उपयोग पैराशूट के कपड़े, चट्टानों पर चढ़ने के लिए रस्सियों के बनाने में यूज होता है, तो इसका सही जवाब है इसका बी जो है, नायलन जो है कि इसका सही जवाब होगा। और अगला है कि निम्न में कौन प्राकृतिक बहुलक है? तो इसका सही जवाब है जो नायलन जो होता है। अगला है पॉलीथीन किस प्रकार का प्लास्टिक है? देखिए पॉलीथीन जो है कि एक प्रकार का थर्मोप्लास्टिक होता है, यानी कि इसका ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है सेलुलोज का शुद्ध रूप क्या है? सेलुलोज का जो शुद्ध रूप होता है वो कागज़ होता है, यानी कि इसका ऑप्शन ए सही है। और अगला प्रश्न है मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 35 डिग्री, 37, 40, 42? तो ये जानते हैं कि 37 डिग्री जो तापमान होता है सेल्सियस पैमाने पर होता है और फ़ारेनहाइट पर 98.6 होता है। टेफ्लॉन क्या है? प्राकृतिक रेशा है, संश्लेषित रेशा है और थर्मो, इसका ऑप्शन देख लीजिए। टेफ्लॉन क्या है? तो इसका सही जवाब है कि ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है एक प्रकार का, इस तरह से इसका ऑप्शन सी सही है। और 45वां जो क्वेश्चन है बेकेलाइट क्या है? तो बेकेलाइट जो है वो एक प्रकार का थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ये भी है। और अगला है कि उच्च अणुभार वाले बहुलक को क्या कहते हैं? उच्च अणुभार वाले बहुलक को इसमें क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है ये प्लास्टिक हैं। और अगला प्रश्न होगा 47, पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु द्वारा अपघटित हो जाता है, जैव अनिम्नीयकरण होता है या संश्लेषित रेशे होते हैं, अपघटक होते हैं? तो उसे जो है कि जैव निम्नीकरण कहते हैं, जो जीवाणुओं के द्वारा आसानी से जो है कि अपघटित हो जाता है, यानी कि इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जैव निम्नीकरण, यानी कि जो जीवाणुओं के द्वारा जो खत्म हो जाते हैं सड़ गल करके। और अगला प्रश्न है रेयान किस प्रकार का रेशा है? प्राकृतिक, संश्लेषित, प्लास्टिक या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये प्रश्न भी पिछले सेट में मिल चुके हैं, यानी कि इसका ये रेयान जो है कि संश्लेषित रेशा है और इस तरीके से इसका ऑप्शन बी सही है। और ये अगला प्रश्न होगा कि कपड़े किस प्रकार से प्राप्त होते हैं? प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त रेशों से, कृत्रिम स्रोतों से प्राप्त रेशों से, या फिर ऑप्शन सी है। और देखिए नीचे ऑप्शन डी भी है। तो इसका जो सही जवाब है कि ये प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त जो रेशे होते हैं और कृत्रिम स्रोत से जो प्राप्त रेशे होते हैं, इन दोनों के मिश्रण से कपड़ों को तैयार किया जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन सी सही है। अगला है कि निम्न में से कौन सा थर्मोप्लास्टिक नहीं है? नायलॉन, पॉलीथीन, एक्रिलिक या बेकेलाइट? तो इसमें से जो ये बेकेलाइट जो है वो थर्मोप्लास्टिक नहीं है, यानी कि इसका ऑप्शन डी सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, रेशे कितने प्रकार के होते हैं? इसका सही जवाब है रेशे कितने प्रकार के होते हैं? तो ये देखिए, ये रेशे जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं।
यानी कि इसका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, कृत्रिम रेशे किस प्रकार बनाया जाता है? कृत्रिम रेशे जो है यानी कि इसका ऑप्शन ये 52 नंबर जो है उसका ऑप्शन डी सही है, यानी कि ये सेलुलोज से बनता है, यानी कि इसमें ऑप्शन इसका डी सही है। और नेक्स्ट है, कल कारखानों से निर्मित रेशों को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं मानव निर्मित और संश्लेषित रेशे कहा जाता है, जो कल कारखानों से जो तैयार किए जाते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न होगा, निम्न में से कौन प्राकृतिक रेशा है? रेयान, टेरोरिन और ऊन या फिर ये जो है कि नायलन। तो ये प्रश्न भी देखिए प्रीवियस पेपर में मिला हुआ है कि जो ऊन जो होता है वो प्राकृतिक रेशा है, क्योंकि ऊन की जो प्राप्ति होती है वो प्राकृतिक चीज़ों से प्राप्त होती हैं। और संश्लेषित रेशे छोटी इकाइयों से बने होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, ये सवाल है। तो इसका सही जवाब है कि इसे हम एकलक कहते हैं। अगला है, स्पिनरेट निम्न में से किस कार्य के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका सही जवाब है कि धागा बनाने के लिए। कपास एक बहुलक है, यह किससे निर्मित होता है? पर्णहरित से, काष्ठ से, सेलुलोज या फिर पेप्टाइड। तो ये कपास जो निर्मित होता है वो सेलुलोज से प्राप्त होता है, निर्मित होता है। और अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मानव निर्मित रेशा है? तो मानव निर्मित रेशे कौन है इसमें से? तो इसमें जो रेयान है वो मानव निर्मित रेशा है, जबकि देखिए ये सब जो है कि ये प्राकृतिक रेशे में सब आएंगे। और अगला है कि निम्न में से सबसे अधिक सक्रिय धातु कौन है? पोटेशियम, सोडियम, तांबा, सोना। तो सबसे जो सक्रिय धातु होता है ये पोटेशियम सबसे ज़्यादा होता है। धातुओं का वह गुण जिनके कारण उन्हें पीट कर शीट में परिवर्तित किया जाता है क्या कहलाता है? तो धातुओं में एक आघात वर्धनता का वर्धनीय एक गुण पाया जाता है, जिसके द्वारा हम उसको हथौड़े से चोट मार करके उसे पीट करके और पतले रेशों में या फिर जिनके मतलब उसे शीट में चादरों के रूप में हम उसको बना सकते हैं। निम्न में से कौन सा धातु नहीं है? तांबा, एल्युमिनियम, सल्फ़र या फिर लोहा। इसका सही जवाब है कि सल्फ़र जो है कि एक धातु नहीं है, बाकी तांबा, एल्युमिनियम, लोहा धातु हैं। और अगला है कि धातुओं के किस गुण के कारण उनके तार खींचे जा सकते हैं? लचीलापन, भंगुरता, आघात वर्ध या फिर ध्वनिक। तो इसमें इसका सही जवाब है कि इसमें एक तन्यता का गुण पाया जाता है, जिसके कारण उनको मतलब खींच करके उसको तन्यता का गुण पाया जाता है कि जब धातुओं को हम ज़्यादा बल लेकर खींचते हैं तो उसमें लचीलापन होता है, यानी कि तन्यता का गुण पाया जाता है, जो सिर्फ धातुओं में होता है और इसकी वजह से उनके पतले तार खींचे जा सकते हैं। और अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? ये 10th का भी सवाल है और ये इसमें जो है कि ये विज्ञान का देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है कि इसमें सोडियम है, जिसको काफ़ी मुलायम धातु होता है और उसे चाकू से काटा जा सकता है। इसके साथ जो है कि लिथियम भी होता है, उसको भी चाकू से काट सकते हैं। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक सक्रिय धातु कौन है? तो इसका सही जवाब होगा कि इसमें फास्फोरस जो है, इसका सही जवाब है फास्फोरस। और नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में कौन सा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो द्रव अवस्था में पाए जाने वाली जो धातु है वो पारा है। ये पिछले सेट में भी मिला हुआ था। देखिए आप लोग कह रहे थे कि ये मतलब नए प्रकार के प्रश्न लाइए, प्रश्न नए पुराने नहीं होते हैं। देखिए सभी प्रश्न उसमें भी मिले हुए थे। अगला प्रश्न है कि एक उच्च आघात वर्ध धातु जिसका उपयोग खाद्य पदार्थों को पैक करने के लिए किया जाता है वो क्या है? तो इसमें सही जवाब है इसका एल्युमिनियम जो है कि वो खाद्य पदार्थों को पैक करने के लिए या फिर जो मेडिसिन जो आती हैं दवाइयाँ उनके लिए उनको भी पैक करने के लिए आता है। इनमें से कौन ठंडे जल के साथ तेज़ी से अभिक्रिया करती हैं? कार्बन, सोडियम, मैग्नीशियम या फिर सल्फ़र। तो इसका सही जवाब है 20, यानी कि ये जो है कि सोडियम है, इसलिए सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है, जल में नहीं रखा जाता है। और किस धातु में चमक पाई जाती है? कोयला, आयोडीन, सल्फ़र या फिर ब्रोमीन। इसका सही जवाब है आयोडीन में जो है कि चमक पाई जाती हैं। वह कौन सा धातु है जो विद्युत का सुचालक होता है? तो विद्युत का सुचालक जो है इसमें होता है वो होगा इसमें ये ग्रेफाइट जो होता है वो एक अधातु है, कार्बन का प्रूफ है, लेकिन ये अपवाद के तौर पे ऐसे तो धातुएँ जो होती हैं वो विद्युत का सुचालक नहीं होती हैं, लेकिन ये ग्रेफाइट जो है वो एक एक्सेप्शन है, यानी कि अपवाद हैं और वो धातु का सुचालक होता है। सॉरी, यह धातु है फिर भी विद्युत का सुचालक होता है। नेक्स्ट प्रश्न दिख रहा है आपको,
कार्बन का बर्तन की सतह पर जमा हुआ पदार्थ हरा पदार्थ क्या होता है? कॉपर हाइड्रोक्साइड होता है, कॉपर कार्बोनेट, कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट। तो ये जो कॉपर के जो बर्तन होते हैं उस पर हरे रंग का एक प्रकार का मैल होता है, यानी कि वो जम जाता है। तो ये किसका रूप होता है? तो ये होता है कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको पीट कर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है? तो इसका सही जवाब है जिंक। अगला है कि धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है? तो धातुओं की जो प्रकृति होती है, जो धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं तो वो जो है कि वो क्षारीय होते हैं, जबकि धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय होते हैं। फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है? वायु में, जल में, अम्ल में या फिर इसे जल में रखा जाता है। इसका सही जवाब है जल में। और इसका अगला प्रश्न है, ऊष्मा के स्रोत और गर्म वस्तुओं के बीच बिना किसी संपर्क के ऊष्मा के स्थानांतरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इससे संवहन कहा जाता है, यानी कि सॉरी इसमें इसका विकिरण कहते हैं। ऊष्मा के स्रोत और गर्म वस्तु के बीच बिना किसी संपर्क के ऊष्मा स्थानांतरण की क्रिया को क्या कहते हैं? तो विकिरण इस ऑप्शन के अनुसार इसमें सही जवाब दिया हुआ है। और अगला है, काला सोना किसे कहते हैं? काला सोना ये जो है इसमें ऑप्शन दिया हुआ है कि तेल, पेट्रोलियम, दूध या फिर, तो इसके जो है कि पेट्रोलियम। घरेलू ईंधन के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो घरेलू ईंधन के रूप में एलपीजी जो है वो जो हमारे घर के जो रसोई गैस का जो सिलेंडर होता है, यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, उसका यूज करते हैं बी। तो ये 76 प्रश्नों का एक सेट है, जिसमें अभी प्रश्न और भी है, लेकिन इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। बाकी के प्रश्न नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। और ऐसे देखिएगा, इसमें काफ़ी सावधानी बरती गई है, फिर भी अगर कुछ मिस्टेक हो आप उसको नीचे देखिएगा। और इसके साथ जो है कि प्रैक्टिस सेट भी हम बहुत जल्द लेकर आने वाले हैं।